हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू संवेदना क्लासेस। संवेदना क्लासेस में हम सोशल वर्क को पढ़ रहे हैं एनटीए नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। और हमने काफ़ी कवर किया है अबाउट हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क इन यूके यूएस से। और इंडिया का भी बचा हुआ है। इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसमें हम इंडिया में सोशल वर्क की हिस्ट्री देखेंगे। अभी क्योंकि हम बिल्डअप कर रहे हैं कि जो प्रोफेशनल सोशल वर्क स्टेटस कैसे मिला सोशल वर्क को, उसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्यों ऐसा है कि इंडिया में या कहीं पे अभी सोशल वर्क को प्रोफेशनल स्टेटस नहीं मिला हुआ है, या कैसे सोशल वर्क एक प्रोफेशन की तरह इमर्ज हुआ अब्रॉड में। तो इसके ऊपर ये पूरा डिस्कशन है। इसमें जो वीडियो है इसमें बाद में आपको एक टाइमलाइन भी मिलेगा लास्ट में, जिसको आप रीड कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, मगअप कर सकते हैं, ताकि आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। और बेसिकली ये वीडियो अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। कई बार हमारे पास भी सवाल का जवाब नहीं होता कि क्या सोशल वर्क एक प्रोफेशनल कोर्स है, और अगर प्रोफेशनल कोर्स है तो क्यों है, और अगर स्टेटस नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो ऑन द स्टेटस ऑफ सोशल वर्क। ठीक है, अब ये कैसे चैरिटी से प्रोफेशन बना, तो इसके बारे में ये पूरा डिस्कशन है। अगर आपको अभी तक के सारे वीडियोस अगर आपने देखे हैं, याद है या रिकॉल कर पा रहे हैं, तो आपको स्टार्टिंग से पता होगा कि जो पहला वीडियो है हमने चैरिटी से ही स्टार्ट किया था कि जो सोशल वर्क है उसको चैरिटी ही समझा जाता है। लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कि चैरिटी से प्रोफेशन कैसे बना सोशल वर्क। और अभी तक जितने वीडियोस आए उसमें भी हमने डिटेल में देखा कि क्या रहा सीन, यूरोप में क्या रहा, यूके में क्या रहा, अमेरिका में क्या रहा, और कौन से ऑर्गेनाइजेशंस बने जो कि प्रोफेशनल सोशल वर्क के लिए फाउंडेशन साबित हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। तो देखिए, फ्रॉम चैरिटी टू प्रोफेशन कैसे बना। तो देखिए, कुछ भी होने के लिए एक डिज़ायर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, काम लोग कर रहे थे यूके में, हम जब हिस्ट्री में देखा या यूएसए में देखा तो बहुत सारे वॉल्टियर ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे थे, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटीज़ काम कर रहे थे। तो उन्हीं वर्कर्स के अंदर, जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के वर्कर्स थे, उन्हीं के अंदर डिज़ायर था कि जो सोशल वर्क है उसको एलिवेट करना चाहिए और उसको एक रिकॉग्नाइज प्रोफेशन की तरह इस्टेब्लिश करना चाहिए। ठीक है, और लेट 19th सेंचुरी में हमको ये कॉन्टेक्स्ट देखने को मिलता है जहाँ हम प्रोफेशनलाइजेशन की बात कर रहे हैं। इससे पहले जो पूरा होता था वो वॉलेंटियर होता था पूरा काम, है ना। सर्विसेज के माध्यम से, चैरिटी के माध्यम से काम होता था, रिलीफ के माध्यम से काम होता था। बट 19th सेंचुरी के लेट तक ये हुआ कि इसको कैसे प्रोफेशनल बना सकें। प्रोफेशनलाइजेशन की अगर हम बात करें कि किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी कोर्स को प्रोफेशनलाइजेशन का स्टेटस दिलाना है, तो कुछ की ड्राइवर्स होते हैं और उनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहला होता है कि ये एक ब्रॉडर प्रोफेशनल मूवमेंट होना चाहिए, उसको इन्फ्लुएंस करे ये। जैसे मेडिसिन है या इंजीनियरिंग है, ये रिकॉग्नाइज प्रोफेशंस हैं। बट सोशल वर्क की बात करें तो क्या ऐसा है, तो ये एक डिबेट का टॉपिक है कि इंडिया में स्टेटस अलग है, और अगर हम यूके यूएसए की बात करें तो स्टेटस अलग है। तो सबसे पहला तो यही था कि प्रोफेशनल मूवमेंट्स जो हैं उनको इन्फ्लुएंस किया जाए ब्रॉडर सेंस में। दूसरा, इकोनॉमिक मोटिवेशन फॉर डिसेंट वेजेस, है ना, कि अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको कोई डिसेंट वेज मिलना चाहिए, इकोनॉमिकल बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है, तो प्रोफेशनलाइजेशन का मतलब बस ये नहीं होता है कि आपने चैरिटी कर दिया, सर्विस दे दिया और काम हो गया। हमने स्टार्टिंग के वीडियोस में भी देखा था कि हम काम करते हैं लेकिन वो काम हमें इकोनॉमिकली सपोर्ट भी करता है, तभी हम उसको प्रोफेशन बोल सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो आया वो था कि एक एजुकेटेड विमेन जो है वर्कफोर्स में एंटर हुई। जैसे हमने मैरी रिचमंड के बारे में पढ़ा, है ना, और हमने ग्रेस के बारे में पढ़ा। तो ये क्या, विमेन जब वर्कफोर्स में आई तो ये भी एक ड्राइवर साबित हुई जब हम सोशल वर्क को प्रोफेशनल बनाने की कोशिश कर रहे थे तब।
और जो पावर्टी है, फैमिली ब्रेकडाउन है, ये सोशल इश्यूज़ हैं, इनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ग्रो करने लगी, है ना, ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी। पावर्टी पहले हम जब हम रिलीफ की बात कर रहे हैं या एलिजाबेथ पुअर लॉ की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ पावर्टी पे फोकस कर रहे थे, कैसे गरीबी मिटाए, कैसे रिलीफ दें, कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करें, और हम सामानों से कैसे मदद कर सकते हैं, मनी से कैसे मदद कर सकते हैं। पर समय के साथ क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स होने लगी ये सारी चीज़ें, है ना, फैमिली ब्रेकडाउन होने लगे पावर्टी के कारण, और पावर्टी से निकलने वाली बहुत सारे सोशल इश्यूज़ हैं वो आने लगे। तो ये सारे जो चीज़ें थी, इन्होंने क्या किया, एक पुश दिया कि हमें सोशल वर्क को प्रोफेशन बनाना चाहिए, या सोशल वर्क को एक रिकॉग्नाइज प्रोफेशन के तौर पे स्टैब्लिश करना चाहिए। अब अगर ये नीड थी कि हमें प्रोफेशनलाइजेशन करना चाहिए, तो इस नीड के बोल सकते हैं रिस्पॉन्स में क्या एक्शन लिए गए। तो उस दौरान क्या हुआ, कुछ रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर्स का इमरजेंस हुआ और फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम का डेवलपमेंट हुआ। यहीं से क्या हुआ, एक बोल सकते हैं एक फाउंडेशन ले किया गया कि हाँ, सोशल वर्क को प्रोफेशनल कैसे बनाया जाए। तो जैसे हमने फ्रेंडली विजिटर्स की बात की या सेटलमेंट हाउसेस की बात की, जो लोग वहाँ रह रहे थे, बच्चे वॉल्टियर कर रहे थे यूनिवर्सिटी के, तो उनके लिए ट्रेनिंग दी जाए, उनको रिसर्च सेंटर में फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम रन किए जाए ताकि बच्चों को पता रहे कि उनको जाके कैसे डील करना है, ठीक है, कम्युनिटी में जाके कैसे डील करना है, क्लाइंट्स के साथ कैसे डील करना है। तो ये रिस्पॉन्स था नीड्स के उसमें। अब जब हम प्रोफेशनल स्टेटस की बात करते हैं ना, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है फ्लेक्सनर की। अब्राहम फ्लेक्सनर ने 1915 में एक रिपोर्ट दिया जिसमें उन्होंने बोला इज सोशल वर्क अ प्रोफेशन। अब आप देखिए कितने लेट की बात कर रहे हैं हम, 1915, ठीक है। तो उनका ये जो रिपोर्ट था वो सोशल वर्क को कैटर कर रहा था कि क्या सोशल वर्क एक प्रोफेशन है। और फ्लेक्सनर ने अपनी रिपोर्ट को जस्टिफाई करने के लिए प्रोफेशन के 6 एयरमार्क्स बताए, ठीक है, कि अगर किसी को हमें प्रोफेशन बोलना है, किसी कोर्स को या ट्रेनिंग को, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। सॉरी। तो सबसे पहले होना चाहिए इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन साइंटिफिक फाउंडेशन, प्रैक्टिकल आउटकम्स, कम्युनिकेबल टेक्निक, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन एंड अल्ट्रुइस्टिक मोटिवेशन, ठीक है। एक मोटिवेशन कि हाँ आपको ये सर्विस देना है या आपको ये काम करना है, ठीक है, ये। फिर सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, तो जब आप ट्रेनिंग देते हो, रिसर्च देते हो, फॉर्मल एजुकेशन देते हो, तो सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें, ठीक है। कम्युनिकेबल टेक्निक, ठीक है, एक टेक्निक होनी चाहिए। प्रैक्टिकल आउटकम्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कोई भी प्रोफेशन है, चाहे वो मेडिसिन हो, इंजीनियरिंग हो, लॉ है, तो उसमें क्या आपको एक आउटकम देखने को मिलता है, ठीक है, प्रैक्टिकल आउटकम कि हाँ ये क्लाइंट आपके पास आया, इसको आपने ये इंटरवेंशन दिया और ये इसका लाइफ है आफ्टर इंटरवेंशन। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। साइंटिफिक फाउंडेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो लिटरेचर है हमारा सोशल वर्क का, उसको भी फुलफिलिंग होना चाहिए ताकि वो गाइड कर सके आने वाले ट्रेनर्स को। तो फ्लेक्सनर ने डिबेट किया कि ये 6 एयरमार्क्स अगर होते हैं तो हम उसको प्रोफेशन बोलते हैं। अब अगर हम सोशल वर्क की बात करें उनके कॉन्टेक्स्ट में, तो उन्होंने बोला कि सोशल वर्क क्यों एक प्रोफेशन नहीं है। तो उसके 3 कारण हैं। कोई इंडिपेंडेंट अथॉरिटी नहीं है, एजुकेशनल फाउंडेशन वीक है, और जो प्रैक्टिस उसमें स्पेशलाइजेशन बहुत वीक है, ठीक है। मतलब किस तरह का इशू है और किस तरह का प्रॉब्लम है उसको कौन डील करेगा, ये स्पेशलाइजेशन नहीं है। और क्योंकि बहुत ही रिसेंट में अभी इसका डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है ना, जैसे हमने हिस्ट्री पढ़ा और कैसे कैसे वेबरिज रिपोर्ट आई, कैसे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी इस्टेब्लिश हुआ, सेटलमेंट हाउस मूवमेंट हुआ, तो हमने देखा कि कैसे एक एक मेथड डेवलप हुई है सोशल वर्क की। और अभी कोई एजुकेशनल फाउंडेशन नहीं है इसको सपोर्ट करने के लिए, एंड इंडिपेंडेंट अथॉरिटी नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है जो इसको लीगलाइज कर सके, रेगुलेट कर सके,
गाइड कर सके। तो इस वजह से उन्होंने आर्ग्यू किया कि नहीं, सोशल वर्क इज़ नॉट अ प्रोफेशन। ठीक है। तो कई बार पूछा जाता है कि अब्राहम फ्लेक्सनर की जो रिपोर्ट है उसका टाइटल क्या है, तो आपको ये ध्यान रखना है। उसका टाइटल है इज सोशल वर्क अ प्रोफेशन, और ये कब आया? ये 1915 में आया। अब जो फ्लेक्सनर ने क्रिटिक्स दिए थे या क्रिटिसाइज़ किया था सोशल वर्क को, उसके रिस्पॉन्स में क्या हुआ? राइज ऑफ प्रोफेशनल स्कूल्स, है ना, जो ऐसे स्कूल्स जो कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग दे सके सोशल वर्क में, उनका आपको राइज देखने को मिला। एक्रेडिशन बॉडीज़ का फॉर्मेशन देखने को मिला। कौन सी ऐसी बॉडीज़ होंगी जो इसको बोल सकते हैं इवैल्यूएट करेगी, एक्रेडिट करेगी और इसको प्रोफेशन घोषित करेगी। एंड स्टैंडर्डाइज करिकुला, मतलब कि क्या होना चाहिए, क्या पढ़ाना है, कैसे ट्रेनिंग देनी है, कैसे आपको जाकर इम्प्लीमेंट करना है सोसाइटी में, ये सब चीज़ें, और सभी के लिए एक स्टैंडर्ड तरीका। तो ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्स में आई किसके? जब फ्लेक्सनर के क्रिटिक की बात करते हैं उसके बाद, है ना। तो फ्लेक्सनर के रिपोर्ट के बाद हमको ये रिस्पॉन्सेस देखने को मिलते हैं। अब 1957 में क्या हुआ? ग्रीनवुड ने अपना एक मॉडल दिया और उन्होंने बोला कि किसी भी प्रोफेशन के 5 एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है। और उनका ऐसा कहना है कि अगर ये 5 एट्रीब्यूट्स किसी कोर्स में दिखते हैं या मिलते हैं तो हम उसको प्रोफेशन घोषित कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या है वो 5 एट्रीब्यूट्स? तो वो है सिस्टमेटिक नॉलेज बेस, है ना, एक साइंटिफिकली रिसर्च्ड तरीका, एक नॉलेज बेस जिसको कि कोई अप्लाई कर सकता है प्रैक्टिस में, और वो रिफ़ाइन किया जा रहा है रिसर्च के बाद, है ना। तो एक लिटरेचर क्रिएट करना अच्छे से, हर एक मेथड का आपको एक बोल सकते एक तरीका पता हो कि केस वर्क आप कैसे अप्लाई करेंगे, ग्रुप वर्क आप कैसे अप्लाई करेंगे, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एक सिस्टमेटिक नॉलेज बेस होना चाहिए, जैसा कि मेडिसिन में आपको देखने को मिलता है या इंजीनियरिंग में देखने को मिलता है कि कोई मशीन ख़राब है तो उसका तरीका क्या होगा सुधारने का। तो ये होता है सिस्टमेटिक नॉलेज बेस। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ये कैसे आता है? तो ये प्रैक्टिस से आता है। ठीक है। कोई भी डॉक्टर पहली बार में अच्छे से इलाज करते ही ज़रूरी नहीं है, उसको प्रैक्टिस करने के बाद ही वो ट्रेंड होता है उस फील्ड में। इसलिए आपने देखा होगा कि जहाँ भी मेडिकल स्कूल्स होते हैं या मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पर उनका जो करिकुला होता है उसमें उनको ट्रेनिंग लेना या फील्ड एक्सपीरियंस लेना या पेशेंट्स के साथ डील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये उनके करिकुला में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जहाँ वो पढ़ते भी हैं थ्योरी और प्लस प्रैक्टिकल भी वो इम्प्लीमेंट करते जाते हैं। इसी से उनके अंदर कॉम्पिटेंस आता है। ऑटोनॉमी एंड रेगुलेशन, ठीक है, रेगुलेशन की बात की जा रही है तो हर एक प्रोफेशन का एक रेगुलेटरी बॉडी होता है जो बताता है कि आपको कैसे काम करना है, क्या प्रिंसिपल्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, टेक्निक क्या होगा, सिस्टम क्या होगा। तो ये होता है रेगुलेशन एंड ऑटोनॉमी। ठीक है। एथिकल कंडक्ट, एथिकल कंडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी हम प्रोफेशन की बात करते हैं तो हर एक प्रोफेशन के कुछ एथिक्स होते हैं और उन्हीं की वजह से उसको एक मॉरल बेस मिलता है प्रोफेशन को कि हाँ, ये अगर हम सर्विस दे रहे हैं तो हमें कुछ एथिक्स फॉलो करने चाहिए। और फिर आता है प्रोफेशनल आइडेंटिटी एंड कल्चर। क्या उस कोर्स को एक आइडेंटिटी मिली हुई है? तो जैसे अगर आप बीमार होते हैं तो क्या आप इंजीनियर के पास जाएंगे, आप डॉक्टर के पास जाएंगे? ठीक है। यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा कि एक प्रोफेशनल आइडेंटिटी क्या होती है। तो ग्रीनवुड ने ये मॉडल दिया। उन्होंने बोला कि 5 एट्रीब्यूट्स हैं प्रोफेशन के, और अगर ये पाए जाते हैं तो हम उसको प्रोफेशन बोल सकते हैं। तो ग्रीनवुड का कंक्लूजन क्या आया कि जो सोशल वर्क है वो बहुत सारे क्राइटेरिया को मेट करता है, और ये बात है 1957 की, है ना। ये बहुत बात की बात है, जब इंडिया में भी सोशल वर्क लॉन्च हो चुका था उसके बाद की बात है। ठीक है। और उसको और कुछ नहीं बोल के हमें प्रोफेशन ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये पांचों एट्रीब्यूट सोशल वर्क में पाए जाते हैं। अगर आप चाहें तो इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। क्या सोशल वर्क के पास सिस्टमेटिक नॉलेज बेस है? यस, है ना। लिटरेचर है हमारे पास, रिसर्च है हमारे पास में। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस,
फील्ड वर्क को इंक्लूड किया जाता है सोशल वर्क में, है ना, उसका प्रैक्टिस किया जाता है फील्ड पर। ऑटोनॉमी एंड रेगुलेशन, तो यूजीसी अभी सोशल वर्क को देख रही है, कॉलेजेस हैं जो देखते हैं करिकुला को। एथिक्स की बात करें तो यस, एथिकल कोड है सोशल वर्क का जिसको हम फॉलो करते हैं। एंड अगर अभी की बात करें तो रिसेंटली एक डिकेड में सोशल वर्क को एक आइडेंटिटी भी मिलने लगी है, तो ये भी हमें देखने को मिलता है। इसलिए जब ग्रीनवुड का कंक्लूजन हम देखते हैं तो उनका मानना है कि सोशल वर्क कुछ नहीं बल्कि एक प्रोफेशन है। अब प्रोफेशनल एजुकेशन की बात करें इन सोशल वर्क, तो कैसे प्रोफेशनल एजुकेशन डेवलप हुआ सोशल वर्क में, तो बहुत पहले की बात है, मैरी रिचमंड के टाइम की बात है और एना दाविस के टाइम की बात है, जब उन्होंने एडवोकेट किया प्रोफेशनल एजुकेशन का और उन्होंने बोला कि देयर इज़ अ नीड फॉर सिस्टमेटिक एजुकेशन एंड नॉलेज बेस। ठीक है, मैरी रिचमंड कौन है आपको सबको पता होगा, लास्ट वीडियो में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। अर्ली ट्रेनिंग स्कूल्स की बात करें तो कहाँ पर इस्टेब्लिश किए गए, तो समर स्कूल ऑफ फिलेंथ्रॉफी स्टार्ट किया गया न्यूयॉर्क चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में। फिर इसके बाद कुछ स्कूल्स लॉन्च किए गए शिकागो, बॉस्टन, मिसूरी एंड फिलाडेल्फिया में। ठीक है, जो ग्लोबल एक्सपेंशन हुआ सोशल वर्क एजुकेशन का वो कैसे हुआ, ओरिजिनेट हुआ यूरोप में, है ना, यूके, नेदरलैंड, जर्मनी, और ये स्प्रेड हुआ यूएस, अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका में। ठीक है, ग्लोबल डेवलपमेंट्स की बात करें जिसको कि हम बोल सकते हैं फाउंडेशन है सोशल वर्क को प्रोफेशनली डेवलप करने के लिए या प्रोफेशनल एजुकेशन को डेवलप करने के लिए, तो ऑक्टेविया हिल यूके, हाउसिंग एंड वॉलंटियर ट्रेनिंग दिया उन्होंने। एम्स्टर्डम में फर्स्ट 2 ईयर प्रोग्राम लॉन्च किया गया 1899 में। जर्मनी में ट्रेनिंग स्कूल्स, है ना, ये लॉन्च किए गए और ये नाम भी हैं। हालांकि इतना डिटेल में हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क इन यूके यूएस से नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी अगर हम कुछ क्वेश्चंस में अटक जाते हैं ना कई बार सॉल्व करते हुए, तो अगर हमारे पास एक टाइमलाइन है तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो इसीलिए ये एक बार देखना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉर्थ अमेरिका में डेवलपमेंट की बात करें तो 1898 में समर स्कूल स्टार्ट हुआ था जिसको न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ फिलेंथ्रॉफी बोला जाता है। शिकागो में हल हाउस, है ना, ये इस्टेब्लिश हुआ 1903 में, और इन्हीं के रिस्पॉन्स में प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इस्टेब्लिश हुई जिसको बोला जाता है इंटर कॉलेजिएट ब्यूरो ऑफ ऑक्यूपेशन, मेडिकल सोशल वर्क, स्कूल सोशल वर्क एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ये अब बहुत रिसेंट की बातें हो रही हैं, 1911 की बात हो रही है, 1919 की बात हो रही है, 1946 की बात हो रही है। ठीक है, तो ये प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुए कब, इसके बाद में जब नॉर्थ अमेरिका में डेवलपमेंट हुआ उसके बाद। देन बहुत इम्पॉर्टेंट एक इवेंट है सोशल वर्क की हिस्ट्री में जिसको बोला जाता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क। ठीक है, याद है हम ऑटोनॉमी की बात कर रहे थे, रेगुलेशन की बात कर रहे थे, तो एनएएसडब्ल्यू ने वो कमान संभाली इन 1955, मर्जर ऑफ मल्टीपल सोशल वर्क ऑर्गेनाइजेशन। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन सोशल वर्क कर रही थी अलग अलग फील्ड में, चाहे वो मेडिकल सोशल वर्क हो, स्कूल सोशल वर्क हो, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन हो, ग्रुप वर्क हो, केस वर्क हो, उन सब का मर्जर हुआ और इसके 1 लाख से ज़्यादा मेंबर्स हैं। क्या करता है एनएएसडब्ल्यू, ये सपोर्ट देता है, स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है, एथिक्स देता है, एडवोकेसी करता है। ठीक है, एडवोकेसी किसका, सोशल वर्क के लिए एडवोकेसी करता है। ठीक है, कि सोशल वर्क को इस्टेब्लिश करना क्यों ज़रूरी है, सोशल वर्क में रिफ़ाइन करना क्यों ज़रूरी है, सोशल वर्क को डेवलप करना क्यों ज़रूरी है। हम एनएएसडब्ल्यू के कोड ऑफ एथिक्स भी पढ़ते हैं जब हम सिलेबस पढ़ते हैं हमारा, जो कि एथिकल प्रिंसिपल्स के रूप में हमको देखने को मिलते हैं। और आपको पता होगा कि 6 कोर वैल्यूज़ की बात की गई है एनएएसडब्ल्यू के द्वारा। अगर आप चाहें तो बता सकते हैं कि वो 6 कोर वैल्यूज़ क्या हैं। नहीं भी पता है तो जब हम एक और वीडियो बनाएंगे ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल वर्क
तब ये कवर होगा कि सोशल वर्क की 6 कोर वैल्यूज़ क्या हैं। ठीक है, तो सोशल वर्क के लिए स्टैंडर्ड सेट करना, एथिक्स सेट करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना सोशल वर्कर्स को अक्रॉस ग्लोब, ये काम करता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क। अब ये कहाँ स्टैब्लिश हुआ ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है, कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क 1955 में कहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ था। देन CSWE है ना, काउंसिल ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन। अब यहाँ पर काउंसिल की बात की गई है, तो काउंसिल क्या करती है, एक्रेडिट करती है ना, कि BSW MSW प्रोग्राम्स में क्या चलेगा, और इसका जो फोकस होता है वो प्रोग्राम क्वालिटी, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, पब्लिकेशंस पे फोकस होता है। तो इससे रिलेटेड गाइडलाइंस CSWE रिलीज़ करता रहता है। ठीक है, 1952 में इस्टेब्लिश हुआ था। करंट ट्रेंड्स की बात करें इन सोशल वर्क में, तो ब्रॉड प्रैक्टिस सेटिंग्स कौन कौन सी है सोशल वर्क की। हॉस्पिटल्स हैं, कोर्ट्स हैं, स्कूल्स हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स हैं। यहाँ पर अलग अलग तरीके से आपको सोशल वर्क देखने को मिलता है, और वो उनकी स्पेशलाइज फील्ड होती है। जैसे स्कूल सोशल वर्क है ना, स्कूल सोशल वर्क। सोशल एडवोकेसी की बात करें तो कोर्ट्स में, जुवेनाइल बोर्ड्स की अगर हम बात करें तो कोर्ट्स, हॉस्पिटल में हम देखें तो मेडिकल सोशल वर्क। तो इस तरह से ब्रॉड प्रैक्टिस सेटिंग्स है ये सोशल वर्क की। और जो डिमांड आ रही है वो कहाँ से आ रही है, तो मेंटल हेल्थ में डिमांड आ रही है, फैमिली सर्विसेज में डिमांड है, जेरेंटोलॉजी में डिमांड है। जेरेंटोलॉजी मतलब एल्डरली पॉपुलेशन के साथ डील किया जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर सोशल वर्क की बहुत डिमांड देखने को मिल रही है। ठीक है, लीगल रेगुलेशन। अब ये जो लाइसेंसिंग है ना, लीगल रेगुलेशन, ये अभी तक इंडिया में तो नहीं हुआ है कि आपको सोशल वर्क क्लिनिक स्टार्ट करना है या सोशल वर्कर की तरह प्रैक्टिस करना है तो आपको कोई लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये बात की जा रही है बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज़ की, है ना। वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये आपको ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जहाँ पर कि अगर आपको सोशल वर्क प्रैक्टिस करना है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, बिना लाइसेंस के आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। और इसी के बाद क्या आया, ये जो लाइसेंसिंग होता है ना, यही आपको एक लेजिटिमेसी देता है, प्रोफेशनल लेजिटिमेसी, है ना। जैसे कि आप डॉक्टर हैं तो आपके पास लाइसेंस रहता है, आप लॉयर हैं तो आपके पास लाइसेंस रहता है, तो वो आपको लेजिटिमेसी देता है, लेजिट हो जाती है चीज़ें कि हाँ आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। देन एक ट्रेंड देखने को मिला, प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रैक्टिस, है ना, शिफ्ट टू प्राइवेट, फॉर प्रॉफिट एंड फ्री फॉर सर्विस मॉडल्स। इस तरह के मॉडल्स की तरफ शिफ्ट देखने को मिला आपको। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ हुआ अमंग सोशल वर्कर्स। ठीक है, तो आपने बहुत सारा, इंडिया में ये ट्रेंड्स काफ़ी लेट आपको देखने को मिल रहे हैं। अभी हम 20th सेंचुरी की बात करें तब आपको ये ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं कि जो सोशल वर्क प्रैक्टिस है वो प्राइवेटाइजेशन हो चुका है उसका। ठीक है, सो अगर हम ये पूरा डिस्कशन कंक्लूड करें कि चैरिटी से प्रोफेशन कैसे बना सोशल वर्क, तो उसके कुछ माइलस्टोन्स हैं, और वो माइलस्टोन्स हमको याद रखना ज़रूरी है कि कैसे चैरिटी के बाद वॉलंटियर सर्विसेज आई, कैसे उनको रिकॉग्नाइज़ किया गया, कैसे उसको स्टैंडर्डाइज़ किया गया, क्या एट्रीब्यूट्स उसके अंदर बोल सकते हैं इम्प्लीमेंट किए गए, ट्रेनिंग दी गई, फॉर्मल एजुकेशन लॉन्च किया गया, एसोसिएशन बना, काउंसिल बना, लाइसेंसिंग हुई, प्राइवेटाइजेशन हुआ। तो ये सब कुछ जो हमने डिस्कस किया, इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सोशल वर्क है उसने ट्रांजिशन किया है फ्रॉम चैरिटी टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशन। ठीक है, तो जो अधिकतर एक सिनोनिमसली यूज़ किया जाता है कि सोशल वर्क इज़ अ चैरिटी, तो ये बहुत गलत नोशन है, नैरेटिव गलत है ये। सोशल वर्क एक रिकॉग्नाइज प्रोफेशन है, हालांकि इंडिया में अभी इसको रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास जो बोल सकते हैं रेगुलेशन, है ना, रेगुलेशन एंड एक्रेडिटेशन का कमी है। अगर यहाँ पर भी हम लाइसेंस वाला सुविधा देने लगे या लाइसेंस आ जाए तो ये जो प्रोफेशन है ये लेजिट हो जाएगा। ठीक है, तो हो रहा है डेवलपमेंट, क्योंकि बहुत नया प्रोफेशन है,
बहुत बाद में इस्टेब्लिश हुआ इंडिया में और धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं पॉलिसीज़ में जिसकी वजह से ये पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाया एज अ प्रोफेशन, बट हाँ, इन अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एज अ प्रोफेशन। और अगर अभी हम बात करें तो बहुत सारी जगह पर आपको सोशल वर्क देखने को मिलता है एजुकेशन में, है ना, इस तरह से। सो दिस इज़ द टाइम लाइन जिसकी मैंने आपको स्टार्टिंग में बात किया था कि अगर आपको याद करना है तो क्या याद करना है फॉर नेट, है ना। स्पेसिफिकली अगर नेट के लिए आप पढ़ रहे हैं तो आपको किन बातों को ध्यान में रखना है। तो ईयर कौन सा है, क्या माइलस्टोन आया उसमें और उसका सिग्निफिकेंस क्या था, है ना। तो आप इस तरह से पढ़ सकते हैं इसको और ये काफ़ी आपको बोल सकते हैं समराइज़ करने में, मेमोराइज़ करने में काफ़ी मदद करेगा। तो ये टेबल प्लस दिस टेबल आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको याद कर लीजिए ताकि आपको एक टाइमलाइन मिल जाएगी। आपके पास हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क का टाइमलाइन है यूके में, यूएसए में, है ना, और मेथड्स का टाइमलाइन है। अब आपके पास में प्रोफेशनल एजुकेशन का भी टाइमलाइन है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ईयर 1955 नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स वॉज फॉर्म्ड, है ना, और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। 74 में क्या हुआ, 94 में क्या हुआ, 2000 में क्या हुआ, है ना। इस तरह से आप स्क्रीनशॉट लेकर इस टेबल को याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। जैसा कि हर वीडियो में होता है, हम जो पढ़ते हैं उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये देखने के लिए कि हमने जो पढ़ा वो हम कितना इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। हर बार मैं आपको आंसर्स प्रोवाइड करती हूँ वीडियो में, बट इस बार से मैंने कोशिश की है कि आप आंसर करें क्वेश्चंस का, और अगर नहीं आंसर आ रहा है तो आप वीडियो देखें और फिर समझें ताकि वो लॉन्ग टर्म तक आपके अंदर बना रहे आंसर, ठीक है। तो कौन से ईयर में नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स फॉर्म्ड हुआ, बहुत ईजी है ना। अभी हमने डिस्कस किया है तो आई थिंक आपको इसका आंसर पता होगा। आप बताएंगे तो अच्छा लगेगा, उससे पता चलेगा कि आप एक्चुअली वीडियो देख रहे हैं और आप इंटरेस्ट ले रहे हैं इस वीडियो में। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्रेडिटेशन ऑफ सोशल वर्क प्रोग्राम्स इन यूएसए। ठीक है, दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो एक्रेडिटेशन की बात की है बट यूएसए की बात की है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है एक्रेडिट करने के लिए सोशल वर्क प्रोग्राम्स को, ठीक है। आंसर करिए, या चाहें तो आप वीडियो वापस जाकर भी देख सकते हैं अगर आपको नहीं आंसर पता है तो। और अब बहुत अच्छा है तो आप टेबल देखिए, टेबल में आपको और डिटेल में मिल जाएगा आराम से आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइवेटाइजेशन इन सोशल वर्क प्रैक्टिस रिफर्स टू। ठीक है, ये भी हमने अभी डिस्कस किया था कि सोशल वर्क प्रैक्टिस का प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है। इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखिए, वही मैं बोल रही थी कि कई बार फैक्चुअल क्वेश्चन ना आकर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उनको कैसे डील करें। तो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे सोशल वर्क एज अ प्रोफेशन इमर्ज हुआ तो आप एलिमिनेट कर पाओगे क्वेश्चन में आंसर्स को, ठीक है। तो ये ऑप्शंस हैं, आप चाहें तो एलिमिनेट करें और आप आंसर करें, कमेंट सेक्शन में आंसर करें, या आपको अगर अपने पास ही रखना है आंसर तो कोशिश करें कि आप सही आंसर करें इसका, ठीक है। सो दिस वॉज इट। ये पूरा वीडियो था अबाउट द स्टेटस ऑफ सोशल वर्क एज अ प्रोफेशन या क्वेस्ट फॉर द प्रोफेशनल स्टेटस। और अभी जो हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया है वो वीडियो आना बाकी है इसके बाद में। तो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।